हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, उसके यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका वैदिक सभ्यता है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको इसकी सिलेबस की वीडियो और यूनिट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इस यूनिट की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख लेना। मैंने वहाँ पे आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी प्रोवाइड करवा रखी है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका यूनिट 4 है वो है वैदिक सभ्यता। इससे पहले की जो यूनिट थी आपकी वो थी सिंधु सभ्यता। अब आपने सिंधु सभ्यता के बारे में अच्छे से जानना होगा कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता हमारी एक नगरीय सभ्यता थी। मैंने आपको कहा था कि उसके बहुत नामों से उसको जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, या कांस्य युगीन सभ्यता हो गई, या उसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो इन सब नामों से हम उसको बोलते थे। और मैंने आपको उसको बोला था कि नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता भी कहते हैं हम उसको। ऐसा क्यों? बट ये जो सभ्यता है ये इसके अपोजिट है। मैंने आपको ये सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा कोरिलेट करके क्यों बताया, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही ये भी सभ्यता है जिसको किसने एक तरीके से स्टैब्लिश किया था। ये आर्य द्वारा क्या की गई थी, निर्मित की गई थी। मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है कि ये जो सभ्यता थी वो किसके द्वारा निर्मित की गई थी, आर्य द्वारा निर्मित की गई थी। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात है ना, भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था उसे क्या कहते हैं, हम आर्य या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब इस सभ्यता को भी हम तीन नाम से जानते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं, वैदिक काल कह सकते हैं, या फिर इसको आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आर्य द्वारा निर्मित की गई थी इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो ये सभ्यता का नाम क्या है, वैदिक सभ्यता हम इसको कहते हैं। और ये किसके द्वारा निर्मित की गई थी, जो आर्य द्वारा निर्मित की गई थी, जो कहाँ से आए थे, पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हुए थे। जो आपका ये अफगानिस्तान का एरिया, जैसे हमारा ये जम्मू कश्मीर है, और ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान ये जो एरिया है यहाँ पे ये लोग बसे हुए थे। और ये मैक्स मूलर के ने ना आर्यों का मूल निवास है ना, वैसे तो मध्य एशिया को ही माना जाता है, इन्होंने ये बताया था। अब हम देखते हैं इसको, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसको हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः दो वेदों से प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि इसके नाम से पता चलता है वैदिक, वैदिक मतलब कि वेदों से हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। इन सभ्यता के बारे में हमें किससे मिलता है, एक तरीके वैदिक साहित्यिक स्रोत हमें इसके मिले हैं। साहित्यिक, जैसे कि मैंने आपको पहले यूनिट जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि साहित्यिक स्रोत होते क्या है। आप वो यूनिट जरूर देख लेना, उसके एक ना एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाएगा कि साहित्यिक स्रोत, पुरातत्विक स्रोत के बारे में बताइए। तो अगर आपने वो वीडियो देख लोगे ना तो आपको आराम से आप अपने आप से बनाकर लिख सकेंगे। मेरे जो वीडियोस होती है ना उसका मोटिव सिर्फ ये होता है ना कि आप ना अगर पेपर में जाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताती हूँ बस ओनली आपको, ठीक है। तो बट पेपर में लिखना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको सिर्फ ओनली क्या दे सकती हूँ, डायरेक्शन दे सकती हूँ, बट डायरेक्शन पे तो चलना तो आपको ही है ना। तो उसी टाइप से कि मैं आपको सिर्फ चैप्टर के अंदर की चीज़ें बता सकती हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं, इसका सभ्यता में ये चीज़ होती है, बट लिखना तो आपको, ये पेपर में आप कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं अपने आंसर का, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यही चीज़ें हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि जो ये सभ्यता थी ना मुख्य हमें वेदों से प्राप्त होती है। और इस सभ्यता में ना वेदों का विशेष महत्व है। और वेदों की संख्या जैसे कि आप जानते हैं कि 4 होती है। कौन कौन से, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि आप जानते हैं क्योंकि ये हमने छोटी क्लासेस में अपने पढ़ रखा होता है। अगर आप 6, 7, 8 की बुक उठाकर देखेंगे ना तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी, कोई अलग चीज़ नहीं होती। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वहीं से उठता है, बाकी थोड़ी बहुत एडिशनल चीज़ें बड़ी क्लासेस में जोड़ दी जाती है, बट बेसिक चीज़ें आपकी वो होती है, आपकी छोटी क्लासेस की होती हैं। तो यही चीज़ है कि 4 वेद होते हैं, जैसे कि आपका हो जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। अब इन्हीं 4 वेदों को ना 2 टाइप से डिवाइडेबल कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको थोड़ी पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ऋग्वेद है ना सबसे पुराना वेद होता है, और जो आपका अर्थवेद है ना वो सबसे नया वेद है। क्या है, जो ऋग्वेद है वो तो सबसे पुराना वेद है, और जो अर्थवेद है वो आपको सबसे नया वेद होता है। और वेदों की रचना है ना इसी सभ्यता में हुई थी। और वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, ज्ञान होता है। और आर्य द्वारा विकसित सभ्यता क्या होती है, ग्रामीण सभ्यता कहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक मतलब कोरिलेट करती हूँ। आपने देखा था जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। मतलब कि जैसे कि आज के टाइम पे आप अपने नगर को देखते हैं, वो अपने इतने मतलब सिविलाइज्ड एरिया है आपका, या आप देखते हैं कि कितनी प्रॉपर वे में मतलब स्ट्रक्चर आजकल के घरों का, घर के हो गए या एनीथिंग ऐसा। बट सिंधु सभ्यता में तो ये चीज़ पाई गई थी, बट जो वैदिक सभ्यता थी ना इसमें ऐसा नहीं था। इसमें आप देखते तो ग्रामीण सभ्यता की तरह थी ये सभ्यता। वो जो सभ्यता थी आपकी सिंधु सभ्यता वो आपकी नगरीय सभ्यता थी, बट जो ये सभ्यता थी आपकी कैसी थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। और जो कि आप देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद ये सभ्यता उत्पन्न हुई है, फिर भी ये कैसी थी, सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और जो आर्यों की भाषा कैसी थी, संस्कृत थी।
जैसे कि मैंने आपको बताया, अब मैं बताती हूँ कि जो आपके 4 वेदों को ही ना, इसके 2 एक तरीके से भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो वैदिक संस्कृति को ना 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो आपका ऋग्वैदिक काल हो गया और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल हो गया। जो ऋग्वैदिक काल है, इसका जो टाइम पीरियड आपका वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व मतलब कि बीसी तक, और ऐसे ये कब तक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व मतलब बीसी तक, यही चीज़ है। मतलब बीसी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब घटती हुई संख्या जाती रहती है, 600 से ये एक पे आ जाएगा मान लीजिए, तो ये हमारी शताब्दी बन जाएगी, तब जाकर हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, एडी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम आज की डेट अपनी लिखते हैं कि 2000 या 2010 14 15 16 ऐसे करके लिखते हैं ना, तो ये चीज़ है। अब मैं बताती हूँ, जैसे इस काल के अंदर है ना, आप ऋग्वेद से आपको इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। और जी उत्तर वैदिक काल है, इसके अंदर आपको यजुर्वेद भी आ जाता है, सामवेद भी आ जाता है, और आपका अर्थवेद भी आ जाता है। तो ये जो वेद हैं 3, ये आपके उत्तर वैदिक काल के हैं, और जो ये ऋग्वैदिक काल है, ये आपका ऋग्वेद से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब मैंने जैसे कि इसमें आपको नोट मतलब एक छोटे से में आपको मैंने बता दिया कि भारत में इस वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में ना आर्य लोगों को देखा गया। जैसे कि मैंने बताया था कि जो इसको निर्माण किसने किया था, आर्य लोगों ने किया था। और आर्य एक संस्कृत शब्द, वो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। जो आर्य ही एक शब्द ऐसा है ना जो संस्कृत का है, और आपने देखा कि जो आर्य की जो भाषा थी वो कैसी थी, संस्कृति थी। और यह श्रेष्ठता कोई जातिगत रूप में नहीं बल्कि भाषा के रूप में जो लोग श्रेष्ठ होते थे, उन्होंने अपने आप को आर्य कहा था। और इन आर्यों ने भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी, क्योंकि जो आर्य जो शब्द था वो एक तरीके से श्रेष्ठता को प्रेजेंट करता था, रिप्रेजेंट करता था, वो आर्य शब्द। तो इस कारण से उन्होंने अपने आप को क्या कहा था, आर्य कहा था। और आर्य ने ही क्या की थी, वैदिक सभ्यता की क्या की थी, एक तरीके से निर्माण किया था इसका। और इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। और जो आर्य शब्द है वो भी क्या है, एक तरीके से संस्कृत का ही शब्द है। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ी मैंने ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको लिख दी, ये चीज़ें सारी मैंने ऊपर जो बताई है वही चीज़ें है। अब हम ना इन दोनों को ना मतलब अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल के बारे में आप पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल में एक तरीके से वो कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, या अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक जीवन कैसा था उस टाइम पे। और जो उत्तर वैदिक काल का, फिर इन सब के बारे में अलग से जानेंगे। तो फर्स्टली तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। जो ऋग्वैदिक काल है वो आपको मैंने बता दिया कि 1500 1000 ईसा पूर्व बीसी मतलब कहते हैं ईसा पूर्व को से टाइम पीरियड इसका रहा है। और ऋग्वैदिक संहिता की रचना किस काल में हुई है, यह इस काल की जानकारी प्राप्त करने का साहित्यिक स्रोत है। कि जैसे कि इस काल की मतलब ये कब, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, ये हमें एक तरीके से इसका साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत जो हमारे वेद होते हैं, या वेद हो गए, उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, ये सब क्या है, ये आपके क्या होते हैं, एक तरीके से साहित्यिक स्रोत ही होते हैं। और सिंधु सभ्यता के विपरीत यह सभ्यता कैसी थी, मूलतः ग्रामीण थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। और जहाँ हमारी सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। कैसी थी, हमारी शहरी संस्कृति थी इसकी। और जो हमारी जो ये आर्य सभ्यता थी, जो कि इसके बाद पनपी, फिर भी ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी। और यहाँ का आरंभिक जीवन कैसा था, पशुचारण पर आधारित था। और आर्यों के लिए कृषि क्या था, गौण कार्य था। मतलब जी फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे ना, वो क्या करते थे, वो उसको देते थे, क्या कहते हैं, पशुपालन को देते थे। पशुओं से ही एक तरीके से ही अपना क्या करते थे, अपना जीवन चलाते थे, अपना जो भी काम होता था। बट धीरे धीरे करके एक तरीके से इनका एक तरीके से ये क्या कर, सेकंड इनकी जो सेकेंडरी चीज़ थी वो क्या थी, एक तरीके से आपकी कृषि थी। जैसे आज हम देखते हैं अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारी वो एग्रीकल्चर होता है, वो हमारा क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर है। और जो हमारे उद्योग होते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर होते हैं। तो वैसे ही जो उस टाइम पीरियड में क्या होता था ना, जो हमारी कृषि थी ना वो हमारी सेकेंडरी थी, और जो हमारे पशुपालन थे वो हमारी क्या थी, फर्स्ट थी। क्योंकि पशुओं से हम क्या करते थे, वो दूध अनाज हमें ये सब मिलते थे। तो इस कारण से ये क्या थी, एक तरीके से ये हमारे वो पशुचारण पर ही आधारित थी। जो आरंभिक जीवन हमारा कैसा था, पशुचारण पर ही आधारित था। और इस काल के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नाश्ते थे। अगर आप देखेंगे ना तो उत्तर वैदिक काल के तक जाते जाते हैं ना, ये सब चीज़ों में ना चेंजेस होने लग जाते थे। जैसे कि अब इस टाइम पे तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे हमारी जो पशुचारण फर्स्ट प्रायोरिटी थी। बट जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल को जब पढ़ेंगे ना, तो उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि ना उस टाइम पे ना हमारी जो कृषि होती थी ना, वो हमारी एक तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती थी, फर्स्ट हमारे कार्य हो जाता था। और हमारे देवताओं में भी डिफरेंस हो जाता था। मैं आपको आगे बताऊंगी, बट मैं आपको एक तरीके से थोड़ा कोरिलेट करके बता रही हूँ ना, कि आपको एक स्टोरी की तरह ये दिमाग में बैठ जाए। और जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इसके जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र, वरुण, मित्र, नाश्ते हैं। और इससे अनुमान लग जाता है ना कि जो वैदिक आर्य थे ना, ईरान से के रास्ते से होकर आए थे भारत। ओके, तो इससे हमें ये एक तरीके से आइडिया लग जाता है।
तभी हम कहते हैं ना कि जो आर्य थे वो क्या थे, एक तरीके से अफगानिस्तान के मूल निवासी के तौर पे एक तरीके से रहते थे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था। और ऋग्वैदिक काल की अनेक बातें अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ से प्राप्त होती है। जो ऋग्वेद की जो भी हमें जानकारी मिलती है वो हमें किससे मिलती है, एक तरीके से जो अवेस्ता आपका एक क्या था, प्राचीनतम ग्रंथ था, उससे प्राप्त होती है। और आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बोल भी रही हूँ कि जो वो थे आर्य कहाँ से आए थे, ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा। जैसे मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि ये कहाँ से आए थे, एक तरीके से ये आपके अफगानिस्तान में बसे हुए थे, पंजाब और अफगानिस्तान के एरिया में बसे हुए थे। तो ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, जो अलग अलग विचारक के जो विद्वान है उनका अलग अलग सोचना और मानना होता है। अब हम देखते हैं कि जो आर्य संस्कृति के निर्माता था इसका भौगोलिक विस्तार। अब इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था, ये कहाँ तक एक तरीके से फैले हुए थे, कहाँ तक रहते थे। जैसे कि अब वो थे सिंधु सभ्यता में क्या था कि सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु नदी के आसपास, घाटियों के आसपास पाए जाते थे। जैसे आपने देखा था लोथल एरिया, जो लोथल आपका था वो गुजरात के आसपास था, या कालीबंगन जो राजस्थान के आसपास, तो मतलब इस एरिया में वो थे। बट उसी टाइप से जो आपके जो आर्य हैं, अब वो आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। आर्यों को जो प्रारंभिक इतिहास की जानकारी है ना, कहा ना मुख्य स्रोत हमें कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद में ना आर्य निवास स्थान स्थल के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। जो सप्त सिंधु जो क्षेत्र है उनका उल्लेख मिलता है, जिसके अंदर है ना आपकी 7 नदियों का क्षेत्र आता है। और ये नदियाँ कौन कौन सी, सिंधु है, सरस्वती है, जिसको हम सतलज कहते हैं, पुराना नाम इसका ना शतुद्री होता है। जी मैंने नेम लिखे रखा है ना आपको, ये पुराने नेम है, मतलब इतिहास के पहले क्या बोलते थे, ऋग्वेदिक काल में नदियों के क्या क्या नाम थे, सतलुज को सदुद्री बोलते थे। और ऐसे ही जो विपाशा होती थी वो व्यास नदी कहलाती थी। जो व्यास नदी को हम पुराना नेम क्या था, उसका विपाशा था। और जो परुष्णी नदी थी उसको हम एक तरीके से आपकी वो कहते थे, मैं भूल रही हूँ, परुष्णी को रावी नदी कहते हैं इस टाइम पे हम क्या कहते हैं, रावी नदी कहते हैं। या फिर आपकी जैसे वितस्ता हो गई तो वितस्ता को हम झेलम नदी कहते हैं। तो ये ना जो आर्य थे ना, इनका जो स्थल था, मतलब तरीके से निवास स्थल था, ये हमें ना ये सप्त सिंधु क्षेत्र से इसका उल्लेख मिलता है। तो ये जो सप्त सिंधु क्षेत्र मैंने आपको बता दिया कि जो 7 नदियों का क्षेत्र जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट आप इसके भौगोलिक विस्तार में हम देख रहे हैं कि जो ऋग्वेदिक से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का जो विस्तार था वो अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। और सतलुज से यमुना तक का क्षेत्र क्या कहलाते थे, इसको हम क्या कहते थे, ब्रह्मवर्त कहलाता था। जो ये आपका सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र होता था इसको हम क्या कहते थे, ब्रह्मवर्त कहते थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जो अब विद्वान थे उन्होंने कई विद्वानों ये भी कहा है कि जो आर्य थे वो अफगानिस्तान में बसे हुए थे, पंजाब एरिया में बसे हुए थे, या फिर एक तरीके से पूर्व एशिया से आए थे। तो ये सब उनके अनुसार है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ जैसे ऋग्वेद से हमें कुछ जानकारी मिलती है और उस बेस पे हम कोई भी चीज़ें हम बताते हैं कि हाँ ये यहाँ के निवासी रहे होंगे, या उनके कुछ वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तभी तो हम बता पाते हैं ना कि हाँ वो इंसान यहाँ पे रहा है। अब जैसे कुछ कुछ एविडेंस छूट जाते हैं। अब आजकल देखते हैं अगर कोई बंदा कहीं जाता है, उसके कुछ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ एविडेंस रह जाते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इस रास्ते से गुजरा हुआ है। तो उसी टाइप से जो पहले के लोग थे वो कैसे अनुमान लगाते थे, जो विद्वान थे वो किस टाइप पे आधार पे कहते थे, कुछ ना कुछ उनके साक्ष्य मिलते, चाहे वो पुरातात्विक साक्ष्य हो या चाहे वो साहित्यिक शास्त्र वो स्रोत हो। तो इनसे हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। अब नेक्स्ट आपका कि ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों को, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट आपका कि गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर आर्यों ने कब्जा कर लिया था, जिसे क्या कहते थे, ब्रह्मश्री देश कहा जाता था। और कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया था, जिसे हम आर्य व्रत कहा जाता है, क्योंकि ये आर्य लोग थे, मतलब आर्य इन्होंने अपने आप को कहा था, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, आर्य व्रत कहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने किसी पे कब्जा कर लिया, तो इसी से तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ ये यहाँ पे रहे होंगे, ये यहाँ के निवासी होंगे, या कहीं पूर्व एशिया से आए हैं। तो इसी टाइप से हम इनका भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने देख लिया कि जो ऋग्वेदिक में एक तरीके से आ रहे थे उनका भौगोलिक विस्तार किस टाइप से था। अब हम क्या देखते हैं अब हम इनके देखते हैं जो इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, मतलब सामाजिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक जीवन इनका कैसा था। अब इसके बारे में देखते हैं। तो जो ऋग्वेदिक जो समाज था ना वो कैसा था, पितृसत्तात्मक था। मतलब एक तरीके से जो मैट्रियार्की ना होकर क्या था, ये मातृ सत्तात्मक ना होकर कैसा था, ये पितृसत्तात्मक था, जिसमें एक तरीके से जो पुरुष की ज़्यादा प्रधानता थी, इस टाइप से हम कह सकते हैं। ओके। और सामाजिक संगठन का आधार क्या था, गोत्र और जन्मूलक था। मैं आपको इसमें बता देती हूँ ना कि जो एक तरीके से ना
इसके अंदर ना समाज की सबसे छोटी जो इकाई व आधारभूत जो इकाई होती थी उसको हम क्या कहते थे, परिवार, या हम उसको क्या कहते थे, कुल कहते थे, जिसका मुखिया कौन होता था, पिता होता था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मुखिया होता था, पिता होता था, मतलब कि ये कैसी थी, एक तरीके से पितृसत्तात्मक थी। और आपने सिंधु सभ्यता में देखा था तो उसमें क्या था, उसमें एक तरीके से आपकी मातृ सत्तात्मक थी, क्योंकि आपने देखा था उसमें माता देवी, मतलब मातृ देवी की पूजा भी की जाती थी। बट इसमें क्या है, आपका मुख्य जो वो क्या है, एक तरीके से इसमें पितृसत्तात्मक था। बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वो नहीं दी जाती थी, स्त्रियों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, इसमें भी रिस्पेक्ट दी जाती थी स्त्रियों को बहुत ज़्यादा, कंपैरिजन टू किसके, उत्तर ऋग्वेद वो वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल अभी हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें ना बहुत कम रिस्पेक्ट दी जाती थी स्त्रियों को कंपैरिजन टू ऋग्वेदिक काल के। बट ऋग्वेदिक काल में बहुत ज़्यादा एक तरीके से मान सम्मान था स्त्रियों का इसके अंदर। बेशक कि जो हमारी जो वो समाज था वो बेशक कि हमारा पितृसत्तात्मक था, बट फिर भी इसमें महिलाओं का भी एक तरीके से समान था, वो सम्मान होता था। और जिसे क्या कहा जाता था, जो पिता होता था, वो मुखिया होता था, उससे हम क्या कहते थे, कुलप कहा जाता था। और पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बेशक कि पितृसत्तात्मक था जो समाज था हमारा, वो पितृसत्तात्मक था, परंतु फिर भी जो महिलाओं को भी क्या दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। बेशक थोड़ी ना मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो जा रही है, आप उसको थोड़ा सा वो कर लेना, नेगलेक्ट कर देना, ओके। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सिंधु सभ्यता में तो पूरा ही मातृ सत्तात्मक था, इसमें से उसमें मातृ देवी की पूजा भी की जाती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट दी जाती थी। और इसके अंदर पितृ सत्तात्मक होते हुए भी इसमें क्या दिया जाता था, एक तरीके से महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने दो आपको बताए थे, जो आपको ये चीज़ मैं बता रही हूँ, वैदिक सभ्यता आपको मैंने दो भागों में बताई है, कि एक तो आपकी क्या है, एक तो आपकी ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक है, और दूसरा आपका क्या है, उत्तर वैदिक है। तो जो उत्तर वैदिक है ना, उसमें आप देखेंगे ना, तो इसमें महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कंपैरिजन टू किसके, ऋग्वैदिक से। बट ऋग्वैदिक में जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसमें बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था। जो इनका समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, दादा नानी नानी नाती पोते आदि के लिए एक शब्द निप्त का प्रयोग होता था। नेक्स्ट आपका कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते थे। जो वर्ण व्यवस्था है उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। जो आपका 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, उसके अंदर इसके हमें वो मिलते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ ना कि इसके अंदर ना ऋग्वैदिक काल में ना जो आपका एक तरीके से जो जाति होती थी ना, वो आपके काम पे डिपेंड करती थी। जैसा आप काम करते हैं उस अकॉर्डिंग एक तरीके से आप वो व्यक्ति बन जाते हैं। मान लीजिए कि आप बेशक कि किसी नीची जाति के परिवार में एक तरीके से जन्म में हुए हो, आप जैसे शूद्र जाति नीची जाति मानी जाती थी उस टाइम पे, तो बेशक कि अगर आप शूद्र जाति में क्या हुए, जन्म लिया है आपने, बट अगर आपने विद्या से अपने एक तरीके से ब्राह्मणों वाली जो ग्रंथ पुराण ये सब आपने पढ़े हों, और आपने एक तरीके से ब्राह्मण बन चुके हो, मतलब ब्राह्मण की हर एक चीज़ नॉलेज हो, तो आप है ना शूद्र वो जाति के नहीं रह जाते, फिर आप क्या रह जाते हैं, वो ब्राह्मण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ब्राह्मण। तो है ना, पहले क्या होता था ना, काम के आधार पर हमारी एक तरीके से जाति डिपेंड होती थी। जैसा काम करते थे उस अकॉर्डिंग क्या होता था, एक तरीके से हमारा वर्ण व्यवस्था होती थी, जो हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका उल्लेख किसमें, हमारे 10वें मंडल में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था ना, कि कहा जाता था कि जो पुरुष होता है ना, पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय जो हमारे भुजाओं से, और वैश्य जो जांघों से, और शूद्र पैरों से जो हमारे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि कैसे एक तरीके से मुख से हम ब्राह्मण को एक तरीके से वो कर रहे हैं, कि हाँ जो ऊपरी हिस्सा एक तरीके से हमारे एक तरीके से कैसा है, ब्राह्मण का है। और जैसे कि जो एक तरीके भुजाओं को हमने एक तरीके से क्षत्रिय से वो कंपेरिजन किया है। तो ये एक तरीके देख सकते हैं कि पैरों को हमने शूद्र से वो करा है, मतलब जो शूद्र हैं वो पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो शूद्र को कितनी नीची जाति माना गया है। तो अब पहले क्या होता था ना, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में ऐसा था कि आप जो काम करते थे ना, कार्य कर्मों से ही आपकी जाति का एक तरीके से डिसाइड होता था कि आप शूद्र जाति के हैं, कि आप वैश्य जाति के हैं, कि आप क्षत्रिय हैं, या आप ब्राह्मण हैं। तो पहले आपका कर्मों से होता था। बट जैसे आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे ना कि फिर ये व्यवस्था है ना आपकी ना जन्म के आधार पे हो जाएगी, फिर ये काम के आधार पे नहीं होगी। जैसे कि आज भी हमारा क्या है, ये जो जाति व्यवस्था है हमारी जन्म के आधार पे है। आप जैसे मान लीजिए पंडित हैं, बेशक आपको पंडित की एक भी चीज़ नहीं आती, आपको कोई कुछ मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बट आपने पंडित परिवार में जन्म लिया है तो आप पंडित कहलाते हैं। बट इस टाइम पे पहले क्या होता था ना, ऋग्वैदिक काल में पंडित नहीं, जो जिसको उसका ज्ञान होता था ना, वही क्या कहलाते थे, ब्राह्मण कहलाते थे। जिनको युद्ध कलाओं में वो थे, निपुण थे, वो क्षत्रिय कहलाते थे। जो वैश्य जो होते थे, मतलब, और फिर शूद्र जो मतलब जो नीची जाति के जो मतलब किसी और के घर में जैसे काम वाम करते हैं, इस टाइप से आप देख सकते हैं आज के टाइम पे, तो उनको हम शूद्र कहते थे। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले हमारे कैसा होता था, ये हमारे कर्मों पर डिसाइड होता था, जैसा हम काम करते थे उस अकॉर्डिंग हमारी क्या होती थी, एक तरीके से जाति वो करती थी।
होती थी। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद जो आपका उसमें 10वां मंडल है उससे, जो पुरुष सूक्त आपका जो 10वां मंडल है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा एक तरीके से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी कैसी थी। एक तो पितृसत्तात्मक थी, जो एक तरीके से संयुक्त परिवार का प्रचलित मतलब प्रचलन था उस टाइम पे। और जो वर्ण व्यवस्था कैसी थी, एक तरीके से हमारी वो जन्म के आधार पे ना होकर जाति उसके कर्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पे नहीं थी। नेक्स्ट आपका कि इस काल में ना स्त्री अपने पति के साथ यज्ञ में भाग भी लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा का और पर्दा प्रथा का क्या नहीं था, प्रचलन नहीं था। ये नहीं था कि बाल विवाह और इन सब का कुछ भी प्रचलन नहीं था। और यज्ञ में आप देख सकते हैं कि पुरुष के समान ही स्त्रियों को क्या की जाती थी, इज्जत दी जाती थी उस टाइम पे भी। वो यज्ञ में पुरुषों के साथ क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। और पुत्रियों का भी क्या होता था, उपनयन संस्कार होता है। आप देखते हैं कि जो इस टाइम पे वो क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनका ही उपनयन संस्कार होता है। पर पहले क्या होता था ना कि पुत्रियों का भी क्या होता था, उपनयन संस्कार किया जाता था। और विधवा विवाह की प्रथा भी प्रचलन में थी कि विधवा का दोबारा से पुनर्विवाह किया जाता है। और बीच में आपने देखा होगा कि विधवा विवाह पर कैसे रोकथाम लग गई थी। तो मतलब ये चीज़ें कैसे कैसे आप देख सकते हैं कि पुराना टाइम होते हुए भी उस टाइम पे कितनी ज़्यादा जो स्त्रियां थी उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी कंपेरिजन टू आज के। और जो हमारा बीच का जो टाइम पीरियड चला गया जिसमें विधवा विवाह हो गई या सती प्रथा, इन पर क्या कही गई थी, एक तरीके से वो किया गया था, आंदोलन किए गए थे। तो उस टाइम पीरियड को आप कंपेयर कर सकते हैं अपने पिछले टाइम पीरियड, जो आपका क्या है, ये आपका वैदिक जो सभ्यता थी उस टाइम पीरियड को। ऐसे आपको ये इसकी सामाजिक व्यवस्था में ऐसा भी था कि जो सामान्यतः एक पतिनित्व विवाह का प्रचलित भी था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का भी प्रचलन नहीं था, ना ही दहेज प्रथा थी। आज के टाइम पे भी आप देखते हैं कि दहेज प्रथा चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उस टाइम की जो सभ्यता थी कितनी ज़्यादा अच्छी थी। बेशक ग्रामीण थी बट हर एक चीज़ का एक तरीके क्या था, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब चीज़ें थी हो रखी थी उस। और नेक्स्ट है आपका कि इस टाइम पे जो समाजी जीवन था वो कैसे था, शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले हुए थे। और ऋग्वेद में ना आप लोपामुद्रा, गोरशा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का भी वर्णन सुनेंगे। जो ये सब जो नाम लिए मैंने, ये सब एक तरीके से इनका भी आप वर्णन देखेंगे ऋग्वेदिक काल के अंदर। और आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को हम अमाजु कहते थे। मतलब उस टाइम पे भी जो स्त्रियां थी वो अपनी इच्छा अनुसार क्या रह पाती थी, अविवाहित रह पाती थी। और जो कि आजकल के टाइम पे हम ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि ऐसा इस टाइम पे भी नहीं पॉसिबल था, जो कि ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या था, पॉसिबल था। और उनका नाम क्या था, अमाजु वो कहलाती थी। और पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा भी वो स्वीकार की गई थी। इसके अंतर्गत महिला को अपने देवर से सहचार्य स्थापित करना पड़ता था। इट मीन्स किसी एक तरीके से वो उसके पति का देहांत हो जाता था तो वो किसी और के साथ एक तरीके से संबंध बनाकर एक तरीके से क्या होता है, एक पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा भी इसके अंदर स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट आपका कि ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं था। ये नहीं कि वहाँ जो यूनान में ऐसी जो दास प्रथा चलती है उसकी तरह था। ये नॉर्मल एक तरीके से दास प्रथा का इसमें प्रचलन था। नेक्स्ट है कि जो आर्य थे उनका मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन था। ऋग्वैदिक काल में सोम और सुरा का भी प्रचलन था। जो सोम रस था, जो इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, जिसका तीसरे मंडल में एक तरीके से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका कि मृतकों का प्राय अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। इसके भी हमें एक तरीके से साक्ष्य मिले हैं। तो इसी आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस टाइप से थी। जो इस टाइम का जो समाज था वो क्या था, पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलन में थी। और आपकी एक तरीके से क्या था, इसमें स्त्रियों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। वो अपने यज्ञ में अपने पति के साथ बैठ सकती थी। और भी क्या था कि जो मतलब स्त्रियों के लिए जो शिक्षा के द्वार खुले हुए थे। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन थी स्त्रियों की। और सामाजिक एक तरीके से इनकी व्यवस्था कैसी थी, पितृसत्तात्मक थी। नेक्स्ट जब आपका हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी। जो ऋग्वैदिक काल मीन्स ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। जो ऋग्वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। इसमें ना एक मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से डिवाइडेड थे। कबीले का एक राजा होता था जिसे हम क्या कहते थे, गोप कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल या परिवार था। और परिवार का जो मुख्य होता था कुलप, मतलब कि जो परिवार का मुख्य कौन होता था, पिता होता था, जिसे कुलप अर्थात गृहपति भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। और कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका मुख्य ग्रामीण ही होता था। और अनेक ग्राम मिलकर क्या बनाते थे, विश्व बनाते थे, जिसका प्रधान विश्वपति होता था। और विश्व से जन का प्रधान जनपति होता था। मतलब ये इस टाइप से डिवाइड था, राजा, पुरोहित, विश्वपति, ग्रामीण। जो राजा होता था वो एक तरीके से कुलप होता था। और जो मैंने आपको बताया पुरोहित और विश्वपति, जो विश्व होता था
और ग्रामीण जो आपका एक तरीके से जन होता था। तो ये इस टाइप से ये चीज़ें डिवाइडेड थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, और विश्व को हम क्या कहते थे, विश्वपति कहते थे। और विश्व से क्या बनते थे, जन बनते थे। जन का वो प्रमुख कौन होता था, जनपति होता था। तो ये इसी टाइप से क्या था, एक तरीके से आपका स्ट्रक्चर बटा हुआ था, एक परिवार का हो गया या एक राष्ट्र का आप कह लीजिए, इस टाइप से ये चीज़ डिवाइडेड थी। ओके। और इस प्रकार जो आरओ की जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी ना, उसमें 5 प्रकार में बटी हुई थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्रीय, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। नेक्स्ट आपका कि सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। इसके अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको ये मैं बता रही हूँ राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इनकी। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आपका राज्य है, यही सब चीजें तो आएंगी ना, परिवार किस टाइप से डिवाइड है, तो यही चीजें हैं कि इसके अंदर ना सभा और समिति करके ना 2 सलाह देने वाली संस्था होती थी। जो सभा होती थी ना, वो श्रेष्ठ एवं वो सम्भ्रात लोगों की संस्था होती थी, मतलब जिसमें श्रेष्ठ लोग एक तरीके से पार्टिसिपेट करते थे। और जो समिति होती थी वो सामान्य लोगों उसमें प्रतिनिधित्व करते थे, उसके अंदर जो सामान्य लोगों की बात सुनी जाती थी, वो इस टाइप की संस्था होती थी। और समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति पदनियुक्ति करने पर उस पर नियंत्रण रखती थी। और विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी, और स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। तो इट मीन्स इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो स्त्रियां थी वो भी राजनीतिक उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाती थी। वो यज्ञ में तो अपने पति के साथ बैठती थी उस टाइम पे, बट वो एक तरीके से इन जो सभाएं थी, जो इसके अंदर जो एक तरीके से राजा की नियुक्ति के लिए जो सभाएं होती थी, इसके अंदर भी क्या करती थी, ये पार्टिसिपेट करती थी। सभा और समिति में भी भाग लेती थी स्त्रियां। और जो बलि होता था वो एक प्रकार का है ना, कर है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये एक प्रकार का कैसा ये कर होता है, जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था, और राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। और राजा नियमित व स्थायी सेना नहीं रखता था। जो एक मीन्स राजा था उसके पास स्थायी सेना नहीं होती थी, और जो राजा को कर दिया जाता था तो उसके बदले राजा क्या करता था, उनकी सुरक्षा के लिए उनकी जिम्मेदारी लेता था। लेकिन युद्ध समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य क्या होता था, संचालन, वार्त, गण और सर्ज नाम से विविध टोलियां करती थी। मतलब जब युद्ध की कंडीशन होती थी ना, तो वो जो सामान्य जो नागरिक होते थे ना, उन्हीं का क्या बन जाता था, एक समूह बन जाता था, एक संगठन बन जाता था, और फिर वो क्या करते थे, एक तरीके से युद्ध लड़ते थे। तो इस टाइप से कुछ था। तो इसकी आप देख सकते हैं राज्य व्यवस्था किस टाइप से थी। नेक्स्ट आपका कि ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक या पुरभोता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा जाता था। राजा जो होता था उसको हम इन नामों से भी जानते हैं। अब देखते हैं हम ऋग्वेदिक में जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो अब ऋग्वेदिक की आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। अब जो ऋग्वेदिक काल में ना आर्यों की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण और कबीलाई थी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया राजनीतिक उसमें कि कबीलाई मतलब इनमें वो था। और ये किस पे डिपेंड थे, ये पशुपालन पे डिपेंड थे। जो और जो कृषि था वो इनका द्वितीय कार्य था। जो इनकी जो कृषि थी वो कैसी थी, सेकेंडरी वर्क था। और जो पशुपालन था उनका फर्स्ट प्राइमरी वर्क था वर्क था। और इस काल में ना गाय का पवित्र पशु माना जाता था। जो गाय थी उसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था, और यह विनिमय के साधन के रूप में उपयोग की जाती थी। अब विनिमय का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सामान के बदले सामान लेना। जैसे कि विनिमय पद्धति आपने पढ़ रखी होंगी ना, कि कोई जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को जूते की ज़रूरत थी, मैंने उसको जूते दे दिए, और मुझे चावल और अनाज की ज़रूरत थी तो मैंने उससे अनाज ले लिया। या मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक सेम चीज़ में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मुझे क्या था, मुझे गेहूं की ज़रूरत थी और किसी अदर व्यक्ति को चावल की ज़रूरत थी। मेरे पास चावल थे तो मैंने उसको चावल दे दिया, और उसके पास गेहूं थे तो उसने मुझे क्या कर दिया, गेहूं दे दिया। तो इस टाइप से क्या था, एक तरीके से विनिमय पद्धति होती थी। तो जो गाय होती थी ना, इसको एक तरीके से विनिमय साधन के रूप में ही इसका यूज़ किया जाता था। और आर्यों की जो अधिकांश लड़ाई होती थी ना, वो गायों को लेकर ही होती थी। ये बहुत ज़्यादा इसको पवित्र मानते थे। और ये ना गायों को क्या करते थे, आघन्य मानते थे, मतलब ना मारे जाने योग्य जो पशु के रूप में इनको माना जाता था गायों को। और गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए ना वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकालने की जाने जैसी व्यवस्था भी थी। और जो ये पनी होते थे, पनी कौन होते थे, जो पानी होते थे उनको क्या कहते थे, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, पनी कहा जाता था। तो जो ये पनी थे ना, ये नामक जो व्यापारी होते थे पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। मतलब कुख्यात मतलब एक होता है फेमस, और एक होता है जो मतलब फेमस तो होता है बट वो बुरी चीज़ों में फेमस होता है, उसे कहते हैं हम। तो ये इस तौर पे थे। ओके। नेक्स्ट आपका इनका जो मतलब वो था, इनका जो आर्थिक जीवन था वो किस टाइप से था। ये इनका घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु माना जाता था। और इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट आदि पशु भी क्या थे, एक तरीके से इम्पोर्टेंट रखते थे। नेक्स्ट आपका कि ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में
कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कृषि था वो इनका सेकेंडरी थी, वो था, वर्क था। और एक ही अनाज यव, जिसे हम जौ कहते हैं, जौ का उल्लेख है। और कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 शब्द हैं, उर्ध्वर, धान्य और संपत्ति। जहाँ उर्ध्वर का अर्थ होता है अन्न, मापक बर्तन, और जो इसका मतलब होता है जो बर्तन होता है, यहाँ पे रॉन्ग लिख रखा है, जबकि जो धान्य का अर्थ होता है उसका मतलब होता है अनाज। तो इस इन शब्दों का यूज मिलता है किसके अंदर, हमारे जो ऋग्वेद के 4th मंडल है उसके अंदर। और हमारी जो वो थी जीवन स्थिति थी वो कैसी थी, एक तरीके से, और जो आर्थिक स्थिति थी वो हमारी कृषि पर डिपेंड ना होकर ज़्यादा पशुपालन पर डिपेंडेंट थी। और इसके अंदर हम गाय को ज़्यादा पवित्र मानते थे, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट आपका कि व्यापार पर पनी लोगों का अधिकार था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पनी होते थे वो कौन लोग होते थे, जो व्यापार करने हेतु तो दूर दूर तक जाते थे। और व्यापार कैसा होता था, विनिमय द्वारा होता था, परंतु जो विनिमय माध्यम के रूप में गायों और वह घोड़ों सहित निष्क का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा होता है। इसमें जो निष्क है वो क्या है, जो आपका एक निष्क, जो आपका सोने का आभूषण या सोने के टुकड़े को हम क्या कहते हैं, निष्क कहते हैं। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, मैंने आपको पहले तो बताया था कि गाय का यूज किसके लिए होता था, विनिमय के माध्यम, वो विनिमय के लिए भी हम गायों का यूज करते थे, साथ ही साथ घोड़ों का भी यूज होता है, और फिर निष्क का भी यूज होता है। और जो वैकेनेट होते थे ना, जो ये वैकेनेट होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वैकेनेट, सूदखोर कहते हैं, जो बहुत अधिक क्या लेते थे, ब्याज लेते थे। तो मतलब आपने इसका क्या जाना, आपने इसके बारे में क्या जाना, आर्थिक स्थिति जानी कि कैसा था ये, हमारा पशुपालन पर डिपेंडेंट थे, इनमें विनिमय का साधन गायों को माना जाता था या घोड़ों को माना जाता था, या फिर जो निष्क, जो सोने का टुकड़ा हो गया, उसको माना जाता था। और फिर इसके अंदर जो घोड़ा होता था, आर्यों का बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अति उपयोगी पशु के रूप में माने जाता था। और जो गाय होती थी उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अघन्य पशु माना जाता था कि इसकी मृत्यु नहीं की जा सकती, अगर इसकी मृत्यु या इसको अगर चोट पहुंचा दी थी उसके लिए मृत्युदंड के भी प्रावधान होते थे। इस टाइप से आप इसके आर्थिक जीवन का एक तरीके से वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेदिक में धार्मिक, मतलब ऋग्वेदिक का धार्मिक जीवन, ऋग्वेदिक काल में जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था। अब धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो वैदिक काल को ना धर्म के आधार पर देखे जाने वाले काल के रूप में देखा जाता है, इसलिए इस काल में धार्मिक जीवन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल धार्मिक प्रधान काल है। अब वैदिक काल है तो वैद से रिलेटेड आप देखते हैं कि धार्मिक चीजें होती हैं, तो इसी टाइप से हम क्या कहते हैं इसको, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो वैदिक काल है उसको हमने धार्मिक काल भी कहते हैं। और पूर्व वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, अर्थात प्राकृतिक पूजक थे, और प्राकृतिक से जुड़े बहुत से देवताओं की पूजा इस काल में लोग करते थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से आ जाता है। इसके अंदर ना क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछ सकते हैं ना कि आप वैदिक संस्कृति के बारे में बताइए, वैदिक संस्कृति में जो ऋग्वैदिक काल है उसके आर्थिक, सामाजिक और मतलब और जो राजनीतिक जीवन है उसकी व्याख्या कीजिए, धार्मिक जीवन की व्याख्या कीजिए, मतलब इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन को आपकी कैसे भी घुमा कर दे दे, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी ना तो आप आसानी से आराम से लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको इस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा हो कंपेरिजन टू आप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको नॉलेज इस चीज़ की होगी तो आप उसके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको आसानी से बनाकर लिख सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जो इस टाइम पे प्रकृति पूजा की जाती थी और प्रकृति से जुड़े बहुत से देवी देवताओं की पूजा इस काल में लोग करते थे, और बहुदेववादी अर्थात बहुत सारे देवताओं की पूजा लोग करते थे। नेक्स्ट आपका कि इस काल में 33 देवी देवताओं को नाम प्राप्त हुए, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया, जैसे कि अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। अब है ना इसमें ना सबसे ज्यादा ना इंद्र को माना जाता था, जो इंद्र थे ना वो ज्यादा प्रिय देवता कहलाते थे। तो इंद्र किस रूप में, क्या मतलब क्या इनका वो था, तो इस काल में ना सबसे प्रमुख देवता क्या थे, महत्वपूर्ण देवता हमारे इंद्र थे, और इन्हें पुरंदर कहा जाता था, अर्थात किला तोड़ने वाला। नेक्स्ट आपका अग्नि को भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति की पूजा करते, तो जो अग्नि है वो भी तो हमारे एक तरीके से नेचर से हमें मिलती है। तो जो अग्नि है इन्हें मध्यस्थता का देवता कहा जाता था। इनको हम मध्यस्थ देवता के रूप में मानते थे, जो कि भगवान और इंसानों के बीच में क्या करता है, एक तरीके से वो मध्यस्थता बिठाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि अगर अग्नि में कुछ समर्पित किया जाता है ना तो वह देवताओं तक जल्दी प्राप्त हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो पूजाएं होती हैं, पूजा होते हैं, उसके अंदर भी हमारी अग्नि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप किसी की शादी देखते हैं तो शादी में भी अग्नि का मंडप होता है। तो क्यों होता है कि वो एक तरीके से साक्ष्य होता है, वो इंसान और जो भगवान होते हैं उनके बीच की एक तरीके से मध्यस्थता का काम करता है। तो इस टाइप पे जो हमारी पहले जो हमारे ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे उनमें भी एक तरीके से जो इंद्र को मानते थे, अग्नि देवता को मानते थे, वरुण को मानते थे। इन्हें जो वरुण होते थे वो वर्षा और समुद्र के देवता के रूप में पूजा जाते थे, और जो सोम होते थे इन्हें वनस्पति के देवता के रूप में पूजा जाता था। और ये सोम रस का पान भी करते थे, जो सोम से सोम रस हमें प्राप्त होता है उसका भी ये क्या करते थे, एक तरीके से इसका सेवन करते थे।
नेक्स्ट आपका कि ऋग्वेदिक में अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस डालते हैं कि क्या था आखिर में इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अर्थव्यवस्था में जो कृषि थी, कृषि एवं पशुपालन था, बट जो कृषि था वो सेकेंडरी था और जो पशुपालन था हमारा प्राइमरी था। ओके, तो यही चीज़ है कि इसमें गेहूं की खेती की जाती थी। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के लोगों की मुख्य संपत्ति क्या होती थी? गोधन या गाय। तभी तो गायों की वजह से बहुत सी लड़ाइयाँ भी होती थी। तो यही चीज़ था। और ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि और पशुपालन था। और ऋग्वेद की गव्यपति अथवा शब्द चरगाह के लिए प्रयुक्त होते थे। जो ये वर्ड यूज़ किए गए हैं गव्य और गव्यपति, ये चारगाह के लिए यूज़ किए जाते थे। और उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? उर्वरा कहा जाता था। नेक्स्ट आपका वाणिज्य व्यापार किस टाइप से था? जो वाणिज्य है इट मीन्स व्यापार कैसा था? तो जो वाणिज्य व्यापार पर पनियों का अधिकार होता था। जो पनी होते थे वो क्या होते थे? जो मैंने अभी बताया था आपको, पनी कौन होते थे? जो व्यापार के लिए दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाते थे। और व्यापार स्थल और जल मार्ग दोनों से होता था। जो व्यापार होता था वो किस टाइप से होता था? जल में भी होता था और स्थल पर भी होता था। नेक्स्ट है कि गाय और निष्क विनिमय के साधन थे। व्यापार के लिए तो हम कुछ ना कुछ तो यूज हो, पहले पैसे तो होते नहीं थे। पहले क्या होता है? सोने के टुकड़े या गाय हो गई या घोड़े हो गए, इनका यूज क्या किया जाता था? विनिमय के तौर पे किया जाता था। नेक्स्ट आपका कि ऋण लेने व बलि देने की प्रथा, मतलब बलि क्या होता था? एक टाइप का कर होता था। देने की प्रथा भी प्रचलित थी, जिसे हम क्या कहते थे? कुशीर कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका व्यवसाय व उद्योग धंधे कैसे थे। मैं आपको ये आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में बता रही हूँ कि कैसी अर्थव्यवस्था थी। वो किस पर डिपेंड थे? वो पशुपालन पर डिपेंड थे। वो क्या करते थे उसके अंदर? वो कृषि करते थे, पशुपालन पे वो थे, और मतलब एक तरीके से खेती की जाती थी। व्यापार में वो जल और स्थल मार्ग से दोनों से करते थे। अब व्यवसाय व उद्योग धंधे में देखते हैं। जो ऋग्वेद में ना बढ़ई, सत्कार, बुनकर, चमत्कार, कुम्हार आदि कारीगरों के उल्लेख से इस काल के व्यवसाय का पता चलता है कि इसमें कुम्हार भी होते थे, बढ़ई भी होते थे, ये सब काम करते थे, बुनकर होते थे। तो ये चीजें थी जो उद्योग धंधे इस टाइप के हुआ करते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट है आपका इसके उद्योग धंधों में कि तांबे व कांसे के अर्थ में आपस का यह प्रयोग संकेत करता था कि धातु एक कर्म का उद्योग है। इट मीन्स इसमें धातु के भी का भी उद्योग, धातु का भी उद्योग होते थे। नेक्स्ट आपका कि ऋग्वेद में वेद के लिए भीषक शब्द का उपयोग किया जाता था। करघे को तर्शन कहा जाता था और बढ़ई के लिए तर्शन शब्द का प्रयोग किया जाता था। इट मीन्स इस टाइम पे बढ़ई भी होते थे। बढ़ई कौन होते हैं? जो एक तरीके से आपके कारपेंटर होते हैं ना, उनको कहते हैं बढ़ई। ओके, नेक्स्ट आपका मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य का भी एक व्यवसाय था। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे किस टाइप से उद्योग धंधे थे। आपके बुनकर, बढ़ई, बर्तन बनाने वाले, कुम्हार, इन सब चीज़ों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता था। और इसके अलग अलग थोड़े से नाम भी डिफरेंस दे दिए गए हैं। जैसे कि करघे को तर्शन कहा जाता था, बढ़ई के लिए तर्शन कहा जाता था। तो इस टाइप से हो। ओके, नेक्स्ट आपका उत्तर वैदिक काल। अभी तक हमने जाना कि ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल का सामाजिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, या राजनीतिक जीवन या धार्मिक जीवन कैसा था, वो किस धर्म मतलब किस भगवान को मानते थे, उनके एक तरीके से आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक जीवन के लिए वो क्या करते थे, कृषि पशुपालन किस पर डिपेंड थे, या फिर उनमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी, समाज में कैसी स्थिति थी महिलाओं की, सामाजिक जीवन कैसा था, उनका पितृसत्तात्मक था कैसा था, इस चीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में कि उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 ईसा पूर्व से है 600 ईसा पूर्व तक है। इसके बारे में अब हम जानते हैं कि इसमें सामाजिक स्थिति, राजनीतिक या धार्मिक स्थिति किस टाइप से है। अब हम देखते हैं कि जो ये काल है ये कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 BC तक इस काल को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा था हमने। एक था आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। तो अब उत्तर वैदिक काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस काल में 3 वेदों जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत की रचना हुई है। और ये सभी ग्रंथ उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल है उसका उल्लेख एक तरीके से उसके जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो हमें ऋग्वेद से मिले हैं। और जो ये उत्तर वैदिक काल है ना, इसके साक्ष्य हमें इन सभी चीज़ों से मिला है, जो आपके बाकी जो 3 वेद थे उनसे, और जो ब्राह्मण है या अरण्यक है। जो अरण्यक क्या होते थे? जो जंगलों में लिखे जाते थे, जो जंगल में शिष्य के उसके क्या कहते हैं, जंगलों में बैठकर लिखे जाते थे कुछ भी चीज़ें, उसको कहते हैं, उस एविडेंस को क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। उपनिषद जो गुरुओं के समीप बैठकर लिखे जाते थे, इससे हमें क्या मिलता है? एक तरीके से उत्तर वैदिक काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं। और ये सब कैसे हैं? एक तरीके से साहित्यिक स्रोत हैं। नेक्स्ट है आपका
इसमें आपका ना जो ये समानता है ना, लोहे प्रौद्योगिकी के युग की शुरुआत को हमने ना किससे जोड़ दिया, उत्तर वैदिक काल से जोड़ा है। और इसके पर्याप्त साक्ष्य भी हमें क्या है, उपलब्ध किए गए हैं, मतलब हमें उपलब्ध है इस चीज़ की कि हाँ, ये जो लोह प्रौद्योगिकी थी, जब इसका युग स्टार्ट हुआ था, जब लोह का यूज़ करना स्टार्ट हुआ था, तब एक तरीके से उत्तर वैदिक काल से इसको जोड़ दिया गया, क्योंकि इसके हमें कुछ ना कुछ एविडेंस मिले हैं। और लोह के प्रयोग ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में क्रांति पैदा कर दी है। जो हमारा जैसा पहले हमारा समाज का वो सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था या राजनीतिक जीवन था, उसमें एक तरीके से इसने क्रांति ला दी है। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अधिक क्षेत्र पर इसलिए भी हो गया क्योंकि अब वह लोहे के हथियार का उपयोग जान गए थे। इस कारण से क्या हो गया था, एक तरीके से इनका जो क्षेत्र था, जो भौगोलिक जो विस्तार था, वो ज़्यादा हो गया था। अभी हम देखेंगे, जो पहले आपने एक तरीके से भौगोलिक विस्तार देखा कि हम ओनली अफगानिस्तान, पंजाब या सिंधु से सतलज तक की नदियों तक हम एक तरीके से सीमित थे, बट अब इनका विस्तार क्या हो गया, लोहे की खोज से एक तरीके से इनका विस्तार क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। लोहे की क्रांति, जब से लोहे का युग आ गया, तो इन्होंने क्या कर लिया, एक तरीके से इनका जो क्षेत्र का जो विस्तार था वो अधिक हो गया था। और इस संस्कृति के लोगों का मुख्य जो केंद्र था वो मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा की दोआब तक हो गया था। कहाँ, पहले हम जो ऋग वैदिक में हमने देखा कि जो आर्यों का जो एक तरीके से जो स्टार्टिंग थी, वो एक तरीके से अफगानिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान तक ही सीमित थे, बट अब उनका क्या हो गया था, एक तरीके से अब जो उनका विस्तार हो गया था वो कहाँ तक हो गया था, वो उनका मध्य प्रदेश तक हो गया था। सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक देखा जाता है अब इसका विस्तार। हम इसके उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के हमें जानते हैं कि भौगोलिक विस्तार का कहाँ तक हुआ था। तो जो सतपथ ब्राह्मण के ना विधेय, जो माधव की कथा में है ना, उत्तर वैदिक काल के में ना आर्यों के ना सदानी गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। जो ये सतपथ ब्राह्मण है, इसमें हमें एक तरीके से इनका वर्णन मिलता है ना कि एक पूर्व की ओर इनका क्या हुआ था, प्रसार का, इसमें हमें वर्णन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आपका इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर क्या हो गया था, कुरुक्षेत्र, दिल्ली तक आ गया था। कहाँ, हमने ऋग वैदिक काल में क्या देखा था कि ये सिर्फ पाकिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान तक का ये उसमें बसे हुए थे, बट जब उत्तर वैदिक काल आया तब तक ये कहाँ तक आ चुके थे, ये पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब तक का उत्तरी भाग तक आ गए थे। और नेक्स्ट आपका इनका भौगोलिक विस्तार में कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और गंगा के आगे बढ़ते हुए पूर्वी देशों में एक तरीके से निवास करने लगे थे। जो आपका एक पूर्वी इस हिस्सा है, उसमें क्या करने लगे थे, निवास करने लगे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एमपी तक आ चुके थे, मध्य प्रदेश तक, जो आपकी एक तरीके से गंगा रिवर है। तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक हो गया था। नेक्स्ट अब देखते हैं जो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अब इसका समाज कैसा था, जैसे कि उसमें हमने देखा था जो वो था आपका ऋग्वैदिक काल, उसमें क्या था कि हमने देखा था कि वो पितृ सत्तात्मक थे उसमें, बट स्त्रियों को क्या दी जाती थी, यज्ञ में बैठने की अनुमति थी, स्त्रियाँ अविवाहित भी रह सकती थी, जिसे हम अमाजुक कहते थे। ये सब क्या हमने देखा। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। आखिर में है तो आपका वैदिक सभ्यता ही, बट जब स्टार्टिंग के जो 1000 से लेकर जो आपके 1500 से लेकर मतलब 1000 तक का जो टाइम पीरियड था, वो आपका क्या था, ऋग्वैदिक था। और जो आपका 1000 से जो आपका बीसी से लेकर जो आपका 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है, वो आपका उत्तर वैदिक है। तो जो ये टाइम पीरियड है, इसमें आपकी एक तरीके से सामाजिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें जो उत्तर वैदिक काल में ना सामाजिक व्यवस्था है ना, ऋग्वैदिक काल की तरह थी। इनमें से ना इसमें भी पितृ सत्तात्मक की एक तरीके से व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था पितृ सत्तात्मक थी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, गलती से ये मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें भी जो उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, पितृसत्तात्मक थी। बट जो इसमें वर्ण व्यवस्था थी ना, इसमें बहुत ज़्यादा कठोरता आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में क्या था कि काम के आधार पर हमारी एक तरीके से जाति निर्भर करती थी। हमारा वर्ण कौन सा, वो हमारे काम के आधार पर वो करता था। अगर मान लीजिए मुझे लड़ाई वो आती है, मतलब कि युद्ध कला में मैं निपुण हूँ, तो मैं क्षत्रिय जाति की कहलाऊंगी। अगर मैं को मंत्र जाप ये सब आते हैं तो मैं ब्राह्मण जाति की कहलाऊंगी। तो बट अब क्या हो गया था ना, उत्तर वैदिक काल आते आते इस टाइम पे क्या हो गया था ना कि वर्णों का आधार है ना काम के पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गया था। मतलब कि एक तरीके से अब ये क्या हो गया था, अनुवांशिक हो गया था। जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं उसी आधार पे आपकी जाति डिसाइड हो जाती, इस टाइप से हो गया था। अब समाज में ना अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ है जो कठोर होकर
विभिन्न जातियों में बदलने लगी थी। और इस काल में व्यवसाय कैसा हो गया था, अनुवांशिक होने लगा था, कि आपका व्यवसाय कैसा है वो आपके एक तरीके से अनुवांशिक पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि अगर आप एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लेते हैं तो आपको क्या कर वो होना चाहिए, आप ब्राह्मण कहलाएंगे। तो इसी टाइप से हो गया था। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। जैसे कि मैंने आपको कई बार रिपीट भी कर दिया कि अब जो वर्ण व्यवसाय था वो आपको जो व्यवसाय था वो आपके जन्म के आधार पर आधारित था, ना कि कर्मों के आधार पर। नेक्स्ट आपका कि स्त्रियों को सामान्य निम्न दर्जा दिया जाने लग गया था सामान्यतः। अब जैसे कि ऋग्वैदिक काल में क्या था कि आप वो स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, उनके लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए थे, अविवाहित रह सकती थी, दोबारा से विवाह कर सकती थी, विधवा मतलब पुनः विवाह हो सकता था, और मतलब यज्ञ में अपने पति के साथ बैठ सकती थी। बट उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, अब उनको निम्न दर्जा दिया जाने लगा था और समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। परंतु ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इसमें कुछ गिरावट आ गई थी। सम्मान तो मिलता था बट उतनी ज़्यादा सम्मान नहीं था जितना कि ऋग्वैदिक काल की महिलाओं को दिया जाता था। नेक्स्ट आपका कि पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था और समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था, जिसका स्वामी कौन होता था, पिता होता था। और इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कैसा ये समाज बन गया था, पितृसत्तात्मक ही था। ऋग्वैदिक में भी पितृसत्तात्मक था, परंतु उसमें क्या थी, महिलाओं को एक तरीके से ज़्यादा सम्मान दिया जाता था कंपेरिजन टू उत्तर वैदिक काल की महिलाओं के। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कि इस काल में ब्राह्मणों में ने समाज में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी। जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ एक तरीके से अपने आप को स्थान दिला दिया था इस काल तक आते आते। तो अभी हम क्या देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम देख रहे हैं। ओके। नेक्स्ट आपका कि उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है और चौथे आश्रम संन्यास की अभी स्पष्ट स्थापना नहीं हुई थी। मतलब ब्रह्मचार्य जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे कि फर्स्टली तो हम एक तरीके से ब्रह्मचार्य होना चाहिए, फिर गृहस्थी जीवन हमें अपने निभाते हैं, फिर हम वन की ओर चले जाते हैं। जैसे पहले के जो आपने देखा था कि महात्मा बुद्ध थे, ये सब कैसे थे, ये सब इसी टाइप से थे। पहले तो ब्रह्मचर्य अपनाया, फिर गृहस्थ जीवन को अपनाया, फिर वन की ओर चले गए और फिर सन्यासी बन गए थे। तो ये सन्यास का जो ये था ना, ये वाला इसमें हमें स्पष्ट रूप में नहीं देखने को मिलता, इसके साक्ष्य में नहीं देखने को मिलता। अब हम देखते हैं राजनीतिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल की। उसमें तो आपकी जो राजनीतिक स्थिति थी आपने देखा था कि कैसे वो डिवाइडेबल थे, कुल, राष्ट्रीय, जन, इस सब में डिवाइड था। अब इसमें देखते हैं कि इस काल में ना पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था तथा कबीले पर शासन करने वाले राजा अब उस प्रदेश का क्या करता पर शासन करने लगा था। जो अब उस प्रदेश का क्या था, जो राजा था वो क्या करता था, उसके ऊपर शासन करने लगता था। और राष्ट्रीय शब्द जो प्रदेश का सूचक था, पहली बार इस काल में इसका प्रकट हुआ था। इट मीन जो राष्ट्रीय था, जिसको हम एक तरीके से प्रदेश भी कहते हैं, इसका पहली बार वर्णन इसी टाइम में हुआ था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है आपका जो उत्तर वैदिक काल में ना राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मतलब स्टार्ट हो गई थी। और इस काल में ना राजा का पद जो था ना अब वंशानुगत हो गया था। मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस टाइप से हो गया था। इस टाइम की जो राजनीति की स्थिति थी वो इस टाइप की थी। और इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व भी बढ़ा और उसके अधिकारों का भी विस्तार हुआ। जब राज्य का आकार बढ़ेगा तो उसका महत्व, जो राज्य पे अधिकार अपने एक तरीके से शासन करेगा, उसका भी एक तरीके से वो बढ़ेगा, महत्व बढ़ेगा और उसके अधिकारों का भी विस्तार हुआ था। अब राजा को सम्राट, एकाराट या अधिराज आदि नामों से क्या करने लग गए थे, जाना जाने लग गया था। नेक्स्ट आपका कि इस काल में सभा और समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ था। मतलब जैसा कि आपने देखा था कि ऋग्वेद में आपकी सभा और समिति होती थी। जो सभा होती थी वो श्रेष्ठ लोगों की होती थी और जो समिति होती थी वो आपकी निम्न लोगों की, मतलब कि सामान्य लोगों की होती थी। परंतु इस टाइम पे क्या हो गया था, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो गया था और विधत का नामो निशान नहीं रहा था। जबकि जो सभा और समिति अपनी जगह बनी रही थी परंतु उनका स्वरूप बदल गया था। थी तो मतलब नाम तो यही थे सभा और समिति, बट उनका स्वरूप एक तरीके से चेंज हो गया था। अब इसके अंदर क्या हो गया था, अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया था और सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश क्या हो गया था, वर्जित हो गया था। कहाँ उस टाइम पे सभा और समिति में स्त्रियों को भी आने दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में। परंतु जो उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें एक तरीके से सभा और समिति तो थी परंतु उसका स्वरूप पूरी तरह से चेंज हो गया था। इसके अंदर महिलाएं क्या हो गई थी, वर्जित हो गई थी। और सबसे ज़्यादा क्या हो गया था, उसमें दोनों को अधिकार दिया जाता था। जैसे सभा में क्या होता था, श्रेष्ठ लोगों को अधिकार दिया जाता था और समिति में निम्न लोगों को। पर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था कि उत्तर वैदिक काल में दोनों में ही क्या हो गया था, एक तरीके से प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया था और स्त्रियों का क्या हो गया था, एक तरीके से प्रवेश वर्जित हो गया था, मना हो गया था। नेक्स्ट है इसकी राजनीतिक स्थिति में कि राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा ही क्या करता था, न्याय का हेड होता था
और ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। इसके अंदर एक विधान वो मतलब कि एक तरीके से अधिकार हो गया था कि जो ब्राह्मण है उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाता। और जो बलि मतलब जो कर होता था वो ऋग्वैदिक काल में राजा को ही दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल में कैसा हो गया था, आते आते एक नियमित कर हो गया था। पहले तो क्या होता था, जो बलि था वो स्वेच्छा से हम राजा को वो देते थे, जो बलि मतलब कर होता है, जो टैक्स हम देते हैं आज भी गवर्नमेंट को, तो वो पहले क्या होता था ना कि वो अपनी इच्छा अनुसार हम राजा को देते थे वो टैक्स। परंतु जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें क्या हो गया ना कि उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, एक तरीके से नियमित हो गया था। हाँ, अब डेली बेस पे आपको एक तरीके से क्या करना है, राजा को कर देना ही है, जो टैक्स है वो आपको देना ही पड़ेगा। और इसकी जो मात्रा थी वो कैसी थी, 1/16वां भाग था, मतलब एक का वो 16 का 1वां भाग राजा को दिया जाता था। तो इस टाइप से एक तरीके से राजनीतिक व्यवस्था थी। तो आपने देख लिया कि कैसी राजनीतिक व्यवस्था में एक तरीके से चेंजेस आ गए थे, जो सभा समिति में कैसे चेंजेस आ गए थे, जो महिलाओं का एक तरीके से वो हो गया था, बैन हो गया था, महिलाओं का वर्जित हो गई थी उसमें जाना सभा समिति में। और जो राजा था वो वंशानुगत पद हो गया तो उसका। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं राजनीतिक स्थिति कैसी थी। मैं आपको इसको इसलिए कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ कि आपके दिमाग में ये बार बार बातें जाएं, तो आप बैठ जाएं और कंपेयर करके आप इसको आसानी से लिख पाएं। अगर इसमें डिफरेंसेस पूछ ले या एनीथिंग कुछ भी पूछ लो तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कि आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो इस काल में ना, जैसे कि उस टाइम पे आपने देखा था ऋग्वैदिक काल में आपने क्या देखा था कि पशुपालन ज़्यादा मेन था। प्राइमरी जो था आपका वो पशुपालन था, और जो सेकेंडरी था वो आपका कृषि था। बट उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था ना कि जो कृषि था ना वो हमारा प्रथम पेशा बन गया था। और सतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 क्रियाओं जैसे जुताई, बुआई और कटाई का क्या मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है। और इस ग्रंथ में विधेय माधव की कथा का भी उल्लेख देखने को मिलता है, जिससे ये संकेत मिलता है ना कि जो आर्य है ना वो संपूर्ण गंगा घाटी में ही कृषि करने लगे थे, कि मतलब कि गंगा के पास ही वो क्या कर रहे थे, कृषि करने लगे थे। इससे ये हमें एक तरीके से संकेत देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका इसमें आर्थिक स्थिति कि जो उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि इस काल में ना लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। जैसे कि आप देखते हैं कि जो हल होते हैं या फिर जो मतलब जो भी कृषि के उसमें यूज़ किया जाता है, मुझे आइटम्स जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके नेम इतने अच्छे से याद नहीं आ रहे, इक्विपमेंट्स जो भी हैं, तो वही तो उसमें इसके लिए उसने क्या किया था, लोहे ने एक तरीके से क्रांति ला दी थी। और यजुर्वेद में लोहे के लिए क्या वर्ड यूज़ होता था, श्याम यूज़ होता था, और अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी क्या हो गई थी, वृद्धि हुई थी, और धान प्रमुख फसल बन गई थी। और अंतररंजी खेड़ा में पहली बार से संबंधित एक तरीके से लोहा उपकरण प्राप्त हुए थे। अगर यहाँ पे एक तरीके से इसके स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं तो आपने देख लिया कि लोहे की एक तरीके से एक वो क्रांति, लोहे ने भी एक तरीके से कृषि में क्रांति ला दी थी। इस कारण से जो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, कृषि हमारी प्राइमरी वो बन गया था, काम बन गया था हमारा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आपका धार्मिक बोल रही हूँ, आर्थिक स्थिति में कि उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था, तो इस कारण से साहित्य में पश्चिम और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है, और वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है। तो जिससे कि एक तरीके से हमें आइडिया लगता है कि जो व्यापार था वो क्या हो गया था, समुद्र और जल स्थल दोनों से होने लग गया था, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका कि स्वर्ण व लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य थे वो टीन, तांबा, चांदी और शीशा से भी परिचित हो चुके थे। इट मीन्स वो सिर्फ स्वर्ण और लोहे को ही नहीं जानते थे, वो किसको भी जान गए थे, वो टीन और तांबा, चांदी इन सबको जान गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्य द्वारा जो लोहा एक तरीके से खोजा गया था उसे हम क्या बोलते हैं, श्याम अयस्क कहते हैं, और जो तांबे को हम लोहित अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट आपका कि धातु शिल्प उद्योग बन चुका था, और इस युग में धातु गलने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण व एवं वस्तुएं बनाई जाती थी। नेक्स्ट है आपका उत्तर वैदिक, इसमें जब उत्तर वैदिक काल में ना वस्त्र निर्माण उद्योग है ना, मतलब जो वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख वो बन चुका था, उद्योग बन चुका था। और इसके अंदर आपको उत्तर वैदिक काल के अंदर कपास का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। और जो उर्ण हम उनको कहते थे, संज हम इसको सन जो धातु होते हैं उसको कहते थे, का उल्लेख इस काल में देखने को मिलता है, पर किंतु कपास का उल्लेख नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट आपका कि सिक्के का अभी भी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। इस टाइम पे भी जैसे कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय का साधन क्या क्या था आपका, गाय थी, घोड़े थे और निष्क था। निष्क मतलब आपका क्या था, जो शुद्ध सोने के जो टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं। तो यही था कि ऋण इनकी, अब ये इस टाइम पे भी सिक्के का भी प्रचलन नहीं था। अब नेक्स्ट आपका कि ऋण इनकी संख्या कैसी थी, 3 थी। जो ऋण लिए जाते थे उनकी संख्या 3 थी। एक तो आपका था पितृ ऋण, दूसरा आपका वो ऋषि ऋण, तीसरा आपका देव ऋण। अब ये पितृ ऋण क्या था, ये था आपका
कि संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से क्या हो जाता था, मुक्त हो जाता था। ऋषि ऋण होता था कि अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। और तीसरा था आपका देव ऋण, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से क्या होता था, मुक्त होता था। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था और इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन क्या होता था, सफल माना जाता था। तो मतलब इस टाइप से इनका क्या था, आर्थिक जीवन था। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि इनमें वस्त्र कैसे यूज करते थे, वस्त्र मतलब किस वस्त्रों से ये परिचित थे, या फिर इन्होंने कृषि को अपना वो बना लिया था, प्रथम पेशा बना लिया था। तो यही चीज़ों के बारे में हमने इसके अंदर वर्णन किया। और लोहे से क्या हुई थी, कृषि के अंदर क्रांति आ गई थी लोहे के यूज से, क्योंकि लोहे के उपकरण बनाए गए थे। जो जितने भी इक्विपमेंट्स आप देखते हैं वो तो लोहे के बनाए जाते हैं ना। आज के टाइम पे भी अगर कृषि के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो भी तो किसके बने होते हैं, तो लोहे से ही। तो जब उस टाइम पे जब लोहे का एक तरीके से वो हुआ, लोहे की क्रांति आई, तो क्या हुआ, लोहे का जब आविष्कार हुआ तो उससे क्या हुआ था, कृषि के अंदर क्रांति आ गई थी। नेक्स्ट आपका धार्मिक जीवन कैसा था, जो उत्तर वैदिक काल का। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र देवता थे उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। जो प्रकृति थी वो कैसी थी, प्रकृति को ही माना जाता था। जो भी कुछ माना जाता था प्रकृति, जैसे इंद्र हो गया या अग्नि देवता हो गए, इनको एक तरीके से इनकी पूजा की जाती थी। परंतु अब उत्तर वैदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल में धर्म का प्रमुख आधार यज्ञ बन गया था। जो यज्ञ किए जाते हैं वो बन गया था, जबकि इसके पूर्वज ऋग्वैदिक काल में स्तुति और आराधना को महत्व दिया जाता था। जैसे कि मैंने आपको इसमें भी कंपेयर करके मैंने आपको लिख भी रखा है कि हाँ, धर्म प्रमुख इसमें बन गया था, मतलब कि धर्म का प्रमुख आधार क्या बन गया था, यज्ञ बन गया था। और जो आपके वो थे ऋग्वैदिक काल में, उसमें स्तुति, जो मंत्र और जाप होते थे या आराधना को ही महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट आपका धार्मिक उसमें जीवन में कि यदि यज्ञ आदि कर्मकांडों का महत्व इस युग में बढ़ गया था। जो यज्ञ होते थे, कर्मकांड होते थे, जितने भी कांड होते हैं, इन सब का क्या हो गया था, एक तरीके से महत्व हो गया था। और इसके साथ ही अनेकानेक मंत्र विधि अनुष्ठान प्रचलित हुई थी। और इस काल में ऋग्वैदिक देवता इंद्र, अग्नि, वायु रूप महत्वहीन हो गए थे। जितने भी ये मैंने आपको बताया ना कि ये जो देवी देवता थे, इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, जो प्रकृति की जो पूजा की जाती थी, ये सब कैसे हो गए थे, अनइम्पोर्टेंट रह गए थे, महत्वहीन हो गए थे। और इसका स्थान किसने ले लिया था, जो प्रजापति थे, विष्णु और रुद्र ने ले लिया था। नेक्स्ट आपका प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा जाने लग गया था। जैसे कि उसमें कौन थे, जो ऋग्वैदिक काल में क्या थे आपके देवता, इंद्र को सर्वोच्च देवता माना जाता था। वैसे उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को क्या माना जाता था, सर्वोच्च देवता कहा जाता था। और जबकि परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी कहा जाता था। नेक्स्ट आपका कि उपनिषद में स्पष्ट रूप से यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की गई है। जो उपनिषद है, उपनिषद क्या होता है, जो गुरुओं के समीप बैठकर जो लिखा जाता है लेख, उसे हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का भी आभास मिलता है। और उसमें जो आपका ऋग्वैदिक काल में, उसमें क्या था आपका, हम उसमें प्रकृति की पूजा करते थे। अग्नि हो गई, जल हो गया, इंद्र, इन सब की पूजा की जाती थी। वर्षा ऋतु, इन सब की पूजा होती थी। आप देखते हैं जैसे कि अब इसमें क्या है, ये आपके वेद हैं और ये आपके क्या है, एक तरीके से पुरोहित जो इसको पढ़े जाने वाले होते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस काल में मूर्ति पूजा का आरंभ होने का आभास मिलता है। और इस काल में प्रत्येक वेद के अपने अपने क्या होते हैं, पुरोहित होते हैं, मतलब पंडित होते हैं। जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला कौन होता है, होर्त होता है, जिसको हम मतलब पुरोहित जो कौन है वो है होर्त कहते हैं इसको। सामवेद में इसको क्या कहते हैं, उद्धाता कहते हैं। यजुर्वेद में अध्वर्यु, और अर्थवेद को पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाता है। ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन आप इसको देख लेना। तो यही चीज़ है। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था है वो किस टाइप से थी, जो इनकी अर्थव्यवस्था थी कैसी थी। जैसे उसमें जो ऋग्वैदिक काल में क्या था, हम कृषि पे डिपेंड ना होकर हम पशुपालन पे डिपेंड थे। स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, या मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके अंदर बलि नाम का कर होता था, जो राजा को क्या दिया जाता था, अपनी इच्छा अनुसार दिया जाता था। परंतु जो उत्तर वैदिक काल आया तो उसके अंदर क्या हो गया था, ये नियमित हो गया था। तो इसी टाइप से हम इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य जो व्यवसाय हो गया था वो क्या बन गया था, कृषि बन गया था। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों ओर क्रियाएं, जुताई, बुनाई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख भी मिलता है। अर्थवेद में पूर्णवेन्य को हल और कृषि का आविष्कार कहा जाता है। नेक्स्ट आपका कि पशुपालन का महत्व क्या हो गया था, कायम था। इसके अंदर भी अभी भी जो था वो पशुपालन का महत्व था, परंतु जो हमारा एक तरीके से प्रथम जो व्यवसाय बन गया था वो क्या बन गया था, हमारी कृषि बन गया था। गाय तथा और घोड़ा अभी भी आर्यों के लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। और वैदिक साहित्य से पता चलता है ना कि लोग देवताओं से पशुओं की वृद्धि के लिए एक तरीके से क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। कि जो लोग थे कि पशुओं की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, वृद्धि हो, इसके लिए वो क्या करते थे, भगवान से विशेष मांगते थे। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में जीवन में स्थिरता आ जाने के बाद क्या हो गया था, वाणिज्य और व्यापार का
क्या हो गया था, तीव्र गति से विकास हो गया था। जब एक तरीके से अगर हम किसी एक जगह टिक कर कहीं अपना एक तरीके से व्यापार खोल लेते हैं तो उससे क्या होता है, उसके अंदर वृद्धि आती है, मंदी तो आएगी नहीं, तेजी आती है। तो इस कारण से क्या हो गया था, जब इनके जीवन में एक तरीके से स्थिरता आ गई थी तो जो वाणिज्य और व्यापार था वो भी इसमें क्या हो गया था, एक तरीके से तीव्र गति से विकास हो गया था। नेक्स्ट आपका कि इस काल में आर्य समुद्री व्यापार से क्या होते परिचित हो गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये समुद्र से भी क्या करने लगे थे, अब व्यापार करने लगे थे, जल और स्थल दोनों से एक तरीके से व्यापार होने लग गया था। नेक्स्ट आपका कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में या व्यापार में वस्तु विनिमय का ही क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ओके, बेशक ही मुद्रा का प्रचलन हो चुका था परंतु ज़्यादा उस टाइम पे भी उत्तर वैदिक काल में भी हम क्या करते थे, वस्तु विनिमय का ही यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट आपका कि स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य टीन, तांबा, चांदी, शीशे से परिचित। ये सारे पॉइंट ऊपर के ही हैं बट इनको एक तरीके से मैशअप कर दिया है। जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति आपने पढ़ी ना, उसी को इसने क्या कर दिया, एक तरीके से अर्थव्यवस्था के अंदर इंक्लूड कर दिया था कि इसकी अर्थव्यवस्था कैसे हो गई थी। अब वो कृषि पर डिपेंड हो गए थे, मुद्रा का प्रचलन होते हुए भी क्या होता है, वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। और फिर ये क्या थे, स्वर्ण और लोहे से तो परिचित थे ही, साथ में ये टीन, तांबा, चांदी और शीशे से भी परिचित हो चुके थे। और इस काल में वस्त्र निर्माण उद्योग का एक प्रमुख उद्योग बन गया था और कपास का उल्लेख देखने को नहीं मिलता था। नेक्स्ट आपका कि बुनाई का काम बड़े पैमाने पर होता था, संभवतः ये काम स्त्रियां करती थी। और रंगसाजी, कढ़ाई का काम, जो भी काम ये क्या करती थी, जो बुनाई का काम था ये कैसे कौन करता था, स्त्रियां ही करती थी। सिलाई हेतु सुई का उल्लेख मिलता है और धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। नेक्स्ट आपका कि इस युग में धातु गलने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था, संभवतः तांबे के गलकार विभिन्न प्रकार के उपकरण व वस्तुएं बनाई जाती थी। तो अब आपने देख लिया कि इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।